हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए राज्य के विकास, आपदा राहत, कृषि, पर्यटन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। हालांकि बजट पेश करने के दौरान सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही कई बार बाधित रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी परिवार को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक टी ब्रेक के लिए स्थगित कर दी थी। सीएम ने सड़कों, पुलों और पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 150 पद और पंचायत चौकीदारों के पद भी भरे जाएंगे। महिलाओं के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 4% करने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा 1 लाख अति गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पक्के मकान की सुविधा, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सहायता, शिक्षा क्षेत्र के लिए 9660 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम शिक्षा क्षेत्र के लिए 9660 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलेंगे। जिन कॉलेजों में 75 से कम छात्र हैं, वहां के छात्रों को जिला मुख्यालय में पढ़ाई करने के लिए हर महीने 5000 रुपए दिए जाएंगे। युवाओं के लिए 500 ई टैक्सी खरीद पर 50% अनुदान दिया जाएगा और ई टैक्सी के मासिक किराए में 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। प्रमुख स्थलों पर नाइट पिकनिक सुविधा, 40 गांवों को स्नो टूरिज्म स्पॉट घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए शी ट्रैवल पोर्टल, सोलन और मंडी में कारवा पार्क, कांगड़ा एयरपोर्ट के पास एरो सिटी का विकास, दिल्ली शिमला धर्मशाला के बीच नई उड़ान सेवा, सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपैड से जोड़ना इसके अंतर्गत रहेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री ज्वालाजी मंदिर और श्री नैना देवी मंदिर के विकास की घोषणा भी की गई है। किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक खेती की फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है। गेहूं 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो, मक्का 40 से 50 रुपए प्रति किलो, जौ 60 से 80 रुपए प्रति किलो, हल्दी 90 से 150 रुपए प्रति किलो, अदरक पहली बार 30 रुपए प्रति किलो एमएसपी में दिए जाएंगे। दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं। गाय का दूध 51 से 61 रुपए प्रति लीटर, भैंस का दूध 61 से 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पशुपालन क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और भेड़ पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी। 2030 तक हरित क्षेत्र को 29.5% से बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2026-27 में 4000 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जाएगा। हमीरपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेट एक्वा पार्क बनाया जाएगा और 50 इकोसिस्टम साइट विकसित की जाएगी। सीएम सुक्खू ने बताया कि 2026-27 के लिए बजट का कुल आकार 54,928 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष के 58,514 करोड़ रुपए से कम है। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी। बजट भाषण के दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर समेत भाजपा विधायकों ने कई मुद्दों पर विरोध जताया और साथ ही नारेबाजी की। हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई और मुख्यमंत्री को कुछ समय के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा। उन्होंने फैसला कर दिया है। आप ये बोलना कि अधिकारी बजट बनते, ये आपके समय बनते थे, हमारे समय हम बजट बनाते, मंत्रिमंडल बना देता है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। शेर बोलना मैंने। एक अन्य बात मैं सदन को ध्यान में लाना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से 2018 से 2025-26 के समय को देखें तो पाएंगे कि पूर्व सरकार को 5 वर्षों में आरडीजी के रूप में 47,000 करोड़ रुपया और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए। साथ ही पूर्व सरकार ने 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए का लोन भी लिया। पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी तब प्रदेश पर 47,904 करोड़ रुपए का लोन था। पिछली सरकार ने 5 साल में प्राप्त लगभग 47,904
पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी तो प्रदेश पर 47,904 करोड़ रुपए का लोन था। पिछली सरकार ने 5 साल में प्राप्त लगभग 47,000 करोड़ की आरडीजी और लगभग 13,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कंपनसेशन का सदुपयोग किया होता तो लोन का 50% भी वापस किया होता तो आज प्रदेश डेट ट्रैप में ना फंसता। अब हालत यह है कि हम जितना ऋण एक साल में उठाएंगे, उससे अधिक लोन की वापसी और ब्याज के भुगतान के लिए खर्च करना पड़ेगा। यह डेट ट्रैप की स्थिति है। अब पॉपुलिस्ट फैसले लेने का समय नहीं है, संसाधनों के सही इस्तेमाल का समय है। हमें अपनी ऋण अदायगी को बढ़ाना होगा, व्यर्थ के संस्थान बंद करने होंगे और अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम करना होगा। यह भी आवश्यक है कि हम केंद्र द्वारा दी जा रही अन्य सहायता के सत्य को भी समझ ले। अक्सर यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार शासकी के तहत हिमाचल को सहायता देती है। सच्चाई यह है कि शासकी के तहत दी जाने वाली राशि ग्रांट नहीं है बल्कि लोन है या 50 साल के लिए दिया जाने वाला लोन है जिसे राज्य को वापस करना पड़ता है। अतः प्रदेश पर आउटस्टैंडिंग लोन का भार हर साल बढ़ रहा है। यह भी हिमाचल के डेट ट्रैप में फंसने का कारण बन रहा है। अतः साफ है कि हिमाचल को आर्थिक दृष्टि से वीडियो में जकड़ा जा रहा है। हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इसलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन से, ये प्रचलित शेर है तो सबको समझ आ जाता है, इसलिए विपन जी ऐसे शेर चलने चाहिए। इसलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन से शुरुआत की। हिमाचल के विकास की जो परिकल्पना की है, आप सुनिए असली। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। इसलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन से शुरुआत की। हिमाचल के विकास की जो परिकल्पना की है, उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, हम उनका हिम्मत के साथ प्रदेश की जनता के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। यह बजट इस परिकल्पना को साकार करने का रास्ता भी दिखाता है और कठिन समय में कड़े फैसले ले सकने की हमारी हिम्मत और ताकत को भी दिखाता है। हम हिमाचल के लोग पहाड़ के लोग हैं। हमारा इरादा पहाड़ जैसा है और हमारा हौसला पहाड़ से भी ऊंचा है। हम झुकना नहीं जानते, हम अपना हक लेना जानते हैं। मैं हिमाचल के हित में पूरे हिमाचल से कहना चाहूंगा, वक्त का तकाजा है, तूफानों से लड़ो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। पिछले 3 सालों में हमने न सिर्फ नीतियों में बदलाव लाकर सरकार की दिशा और दशा ठीक की, बल्कि दूरगामी परिवर्तन की नींव डाली। हमने खर्चों को कम किया और आमदनी के साधनों को बढ़ाया है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि हमें कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, इसलिए आरडीजी बंद की गई। हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की शुरुआत की, इसलिए आरडीजी बंद की गई। यह चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का और प्रदेश की जनता का अपमान है। यह कहा जा रहा है कि क्योंकि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया है, इसलिए दी गई गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए आरडीजी बंद की गई। इस भ्रामक प्रचार से हम अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 48,630 करोड़ मिले और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मान लिया। इसका मतलब है कि हमें पिछले वित्त आयोग के मानकों के अनुसार प्रति वर्ष औसतन 8,105 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
नुकसान होगा। इन्फ्लेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सिद्धांत के मुताबिक इस ग्रांट को आगामी वर्षों में बढ़ाकर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करना चाहिए था, परंतु इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि हमें मजबूरन बजट के कुल आकार को कम करना पड़ रहा है। वर्ष 2026 में हमारे बजट का आकार 58,514 करोड़ रुपया था, जो कि वर्ष 2026-23 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की रीढ़ मानते हैं और हमारी सारी नीतियां प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मेहनतकश लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के आधार पर खड़ी है। मैंने पिछले 3 सालों के बजट में हिमाचल को एक हरित राज्य, पर्यटन राज्य, ऊर्जा राज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की पहल की है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उन्हें पूरा करने का काम सरकार बनते ही शुरू कर दिया था। हमने कैबिनेट की पहली बैठक के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। यह एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह मेरा संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी निर्णय था। नहीं तो हम इसे 2027 में भी ला सकते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के न्यूनतम खरीद मूल्य को देश में सबसे अधिक किया, गोबर की खाद की खरीद शुरू की, हिमाचल को हल्दी, प्राकृतिक गेहूं तथा मक्की की फसल का समर्थन देने वाला पहला राज्य बना। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 650 करोड़ रुपए के परिव्यय से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया। प्रदेश की महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1,500 रुपए प्रति महीना देने की शुरुआत की। अगर कोई यह सोचता है कि आरडीजी बंद होने से इन फैसलों को बदल दिया जाएगा, तो इस बजट के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अपनी सभी 10 चुनावी घोषणाओं और 10 गारंटियों को 100% पूर्ण करेंगे और हिमाचल की विकास यात्रा को भी एक प्लान तरीके से जारी रखेंगे और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। आर्थिक तंगी के बाद भी हम सामाजिक और आर्थिक बदलावों के काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। पिछले लगभग 2 महीने में एक लंबी प्रक्रिया के तहत हमने प्रदेश में चल रही विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की और इसमें ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जो 60 से 70% पूरे हो चुके हैं। इसके बाद इन कामों को जनहित की प्राथमिकता के आधार पर वरीयता के क्रम में आंका गया। साथ ही हमने ऐसे कार्यों को शामिल किया जिन्हें जनहित में शुरू करना और आगामी 1 वर्ष में पूरा करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्तरों पर कई चरणों में की गई चर्चा के बाद हमने लगभग 300 अधूरे कार्यों की सूची तैयार की है। ये अधूरे कार्य जनहित से जुड़े हैं। इनके पूरा होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग, ऊर्जा, बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास एवं अन्य क्षेत्रों की ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की जा सकेगी जो लंबे समय से लटकी हुई है। इनके पूरा ना होने से प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक हानि उठानी पड़ रही है। मैं इन सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रदेश में संस्थागत स्तर पर पिछली सरकार की एक बड़ी कमी यह रही कि बिना सोचे समझे बहुत सी बिल्डिंगें बना दी गई। आज सैकड़ों भवन
खाली पड़े हैं। इन सभी भवनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए खाली पड़े भवनों को विभिन्न विभागों को आवश्यकता अनुसार देना शुरू कर दिया है। आवश्यकता पड़ने पर इन भवनों को निजी भागीदारी में समुदाय के लिए उपयोगी परियोजनाओं में काम में लाए जाने पर विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं बजट में विभागवार चर्चा आरंभ करूं, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि सेब पर आयात टैरिफ अमेरिका, न्यूजीलैंड व यूरोपियन यूनियन के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख देंगे। विशेषकर सेब आधारित बागवानी क्षेत्र को हमारी विशिष्ट ग्रामीण परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन व इम्पोर्टेड सेब पर उन देशों का संरक्षणवाद की पृष्ठभूमि में आयात शुल्क कम करना हमारे किसानों व बागवानों के साथ अन्याय है। मैंने स्वयं भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री जी से भेंट कर उन्हें एक प्रतिवेदन किया है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के विकास के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। दो 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में 3.1% की वृद्धि दर अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 रुपए अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को मापने का प्रमुख सूचक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान है। 2025-26 के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि के साथ 2,83,626 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि प्रति व्यक्ति आय से देश की प्रति व्यक्ति आय से 64,051 रुपए अधिक है। 2025-26 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,54,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना को आपसे साझा करता हूं। दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हमने डेयरी क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। 1,50,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग प्रतिदिन की क्षमता वाले 200 करोड़ रुपए लागत के कांगड़ा में स्थित ढगवार दूध प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नाहन, नालागढ़ में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स तथा हमीरपुर एवं ऊना में मिल्क चिलिंग प्लांट्स पर काम शुरू किया जाएगा। इतना बड़ा निवेश हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बात अनमोल बहुत है, बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए। बता रहा है फलसफा मैं हर किसी के लिए। पहुंच सकते हो तो दुखियों के पहुंच लो आंसू, पहुंच सकते हो तो दुखियों के पहुंच लो आंसू, ना जिए आप केवल अपनी खुशी के लिए। आपको विदित ही है कि पिछले 3 वर्षों में हमने गाय के दूध का प्रोक्योरमेंट प्राइस 31 रुपए 80 पैसे से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का क्रय मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह देश में सबसे अधिक है। सरकार के इन प्रयासों के कारण पिछले 3 वर्षों में एचपी मिल्कफेड द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा लगभग दुगना बढ़कर 4 करोड़ लीटर प्रति वर्ष से 8 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो गई है। यह वृद्धि सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रही है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ढगवार में नए प्लांट्स को चालू करने के लिए दूध की उपलब्धता भी आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर नई डेयरी सहकारी समितियों को स्थापित कर रही है, जिनमें महिलाओं की समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है। डेयरी सहकारी समितियों की संख्या इस वर्ष के अंत तक दुगनी होकर 2000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। इन समितियों को आधुनिक और सशक्त बनाने हेतु चरणबद्ध तरीके से एडवांस मिल्क एनालाइजर फर्नीचर और आवश्यक परीक्षण उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही अमूल पैटर्न पर एक इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप के माध्यम से दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य तथा प्रोक्योरमेंट प्रणाली को पारदर्शी व सरल किया जाएगा।